हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा डेली एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें आज के एडिटोरियल के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पहला आर्टिकल हमारा महिला अस्मिता से जुड़े कुछ सवाल हैं। दूसरा आर्टिकल बेलगामी अपराधों से संदर्भ में है और देशी बनाम विदेशी के संदर्भ में आज के क्लास के अंतर्गत 3 आर्टिकल रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और पहले आर्टिकल के संदर्भ में देखते हैं कि पहला आर्टिकल महिलाओं के आत्मसम्मान से जुड़े कुछ अनसुलझे सवालों से संदर्भ में है कि ये सवाल आए दिन समाज में उठते हैं, फिर एक ज्वलंत अवस्था में रहते हैं और उसके बाद वह धराशायी हो जाते हैं। तो ये अप्स एंड डाउन की प्रवृत्ति रहती है, जिसमें महिलाओं के आत्मसम्मान से जुड़े हुए कई विवाद सामने आते हैं। जिसमें उस टाइम पे जो विवाद चल रहा है तब कई सारे मुद्दे उठते हैं, लेकिन वह समय रहते रहते उनमें एक आराम से एक समय रहते उसमें कोई इस तरीके का सॉल्यूशन नहीं निकलता है। कुछ होते भी हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। चलिए तो आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं कि इस आर्टिकल में क्या दिया गया है। सदियों से सुनते आए हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो फिर आज आए दिन जहाँ नारी का अपमान होता है उसे निर्वस्त्र किया जाता है। ये मणिपुर संदर्भ के केस में है कि जो मणिपुर में घटना हुई है उसके संदर्भ में इस आर्टिकल को एक पहला सवाल उठाया गया है कि उसे निर्वस्त्र किया जाता है, उसके पशुव्रत व्यवहार होता है, बलात्कार किया जाता है और उसे डायन कहकर समाज में बहिष्कृत किया जाता है। ऐसे समाज में किसका वास होता है? इसमें इस तरीके का एक क्वेश्चन किया गया है कि जिसमें कहते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो जब पहला सवाल तो यही उठता है कि यहाँ पर तो नारियों को निर्वस्त्र किया जाता है, उनके साथ पशुवत व्यवहार होता है, बलात्कार किया जाता है और उन्हें डायन कहकर समाज में बहिष्कृत किया जाता है। आए दिन महिलाओं के साथ क्रूरता बढ़ती जाती है। महिलाओं के साथ होने वाली क्रूरता पर यह समाज, राज्य और प्रशासन क्यों मौन रहता है? खुद को विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहने वाले देश इस तरह से घटनाओं पर क्यों चुप्पी साध लेते हैं? लव जिहाद के नाम पर लड़कियों के टुकड़े टुकड़े कर देना, अलग धर्म या जाति में विवाह करने पर हत्याएं करना, दो गुटों की लड़ाई में महिलाओं को शिकार बनाना समाज की कुंद मानसिकता को दर्शाता है, जिसे ना शिक्षा बदल सकती है और ना ही कानून बदल सकता है। इसके संदर्भ में यह भी एक सवाल खड़ा करता है। रोज नई तकनीकी आविष्कार करने या अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान छोड़ने से ही कोई देश विकसित या सभ्य नहीं बन जाता। मतलब कि अगर रोजाना तकनीकी आविष्कार होते हैं या फिर अंतरिक्ष यान जो जिस तरीके से उड़ाए जाते हैं, प्रक्रियाएं चलती हैं, उससे समाज विकसित या सभ्य नहीं होता, ना कोई देश विकसित या सभ्य होता है, बल्कि सभ्य नागरिक की तरह व्यवहार भी करना पड़ता है। अकेले टेक्नोलॉजी के चलाने से कोई सभ्यता विकसित नहीं होती। उसके लिए समाज में या उस देश में एक सभ्य व्यवहार होना भी जरूरी होता है। हाल ही में मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमाना सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा है। ऐसी घटनाएं इतिहास में रोज दफन होती हैं और सभ्य तथा विकसित कहा जाने वाला समाज मौन रहकर तमाशा देखता रहता है। और जब ये घटनाएं मीडिया के जरिए सार्वजनिक हो जाती हैं तो पक्ष विपक्ष इन पर राजनीति खेलने लगते हैं। तब भी महिला मुद्दे हाशिए पर चले जाते हैं। और एक प्रवचनकारी बाबा का यह कहना है कि कुंवारी लड़की एक खाली प्लॉट है और विवाहित महिलाएं रजिस्ट्रीकृत प्लॉट। क्या यह एक सभ्य समाज की भाषा है? मतलब कि ये इस तरीके के क्वेश्चन उठाए जाते हैं तो यह एक सभ्य समाज की भाषा है। आदिम या बर्बर कहे जाने वाले समाज में भी इस तरह की सोच नहीं थी जैसी अब दिखाई देने लगी है। आज के वैज्ञानिक और आधुनिक समाज में भी महिलाओं को खरीद फरोख्त की वस्तुएं मानना दिवालियेपन की निशानी से कहीं भी जा सकता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि लड़कियों ने शिक्षा के माध्यम से रोजगार, संपत्ति के अधिकार, कुछ हद तक निर्णय लेने के अधिकार भले ही हासिल कर लिए हों, लेकिन पुरुष के साथ बराबरी, समानता आज भी उसे हासिल नहीं है। फिल्म जगत, टेलीविजन, खेल, राजनीति, स्कूल, कॉलेज या फिर भी कोई कार्यालयी क्षेत्र हो या हर जगह महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामले सामने आना सामान्य सी बात हो गई है।
अभी कुछ समय पूर्व ही दिल्ली में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद पर एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए। महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन चर्चा में था, पर नतीजा शून्य निकला। अनेक बार यह भी देखने में आता है कि शारीरिक शोषण होने के कारण कई महिला खिलाड़ियों ने आत्महत्या कर ली है, और इस पर मुश्किल यह है कि अगर दोषी व्यक्ति सत्ता से संबद्ध तो शक्तिशाली है या किसी उच्च पद पर बैठा है, तो फिर कभी मामला बनता ही नहीं है। साक्ष्य मिटा दिए जाते हैं, गवाह बदल जाते हैं, अंत में मुकदमा खारिज और दोष मुक्त हो जाता है। भले सेमिनारों, राजनीतिक मंचों और अकादमिक चर्चाओं में महिला सशक्तिकरण की बातें की जाती हैं। अब महिला कमजोर नहीं है, उसने भी सभी क्षेत्रों में जीत हासिल की है जैसे नारे लगाए जाते हैं, पर सच क्या है उसके संदर्भ में महिलाओं के साथ आए दिन होने वाली घटनाओं से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें इतिहास साक्षी है कि जब भी दो देशों या राज्यों के बीच युद्ध या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो फिर दो गुटों या समूहों में संघर्ष होते हैं। महिलाओं को हिंसा के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। हर बार समाज में चाहे जातिगत हिंसा हो या धार्मिक या क्षेत्रीय हिंसा हो, सबसे ज़्यादा दंश महिलाओं को ही झेलना पड़ता है। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक स्कूल वाहन चालक ने 4 साल की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया। यूपी के शाहजहांपुर में सरकारी स्कूल में 1 दर्जन से ज़्यादा नाबालिग छात्राओं के साथ यौन शोषण की घटना सामने आई थी। इन घटनाओं के बाद छात्राओं में अभिभावक भयभीत हैं और उनके बच्चों को स्कूल भेजने में कतरा रहे हैं। कितनी लंबी लड़ाई के बाद तो किसी भी क्षेत्र में पुरुष से कम नहीं है, और दूसरी तरफ आदिवासी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर नग्न घुमाया जाता है, जिसकी चर्चा करना या जिसके विरुद्ध आवाज उठाना भी समाज को गवारा हुआ और न ही राज्य या सत्ता को है। कितना शर्मनाक है कि जिस घटना पर देश भी शर्मसार है, उस पर अपने ही देश में राजनीति की जा रही है, क्योंकि हर बार महिला और दलित के मुद्दे का राजनीतिकरण कर दिया जाता है। तो इसका एक यह भी क्वेश्चन उठता है कि जब राजनीतिकरण किस तरीके से होता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के बावजूद मीडिया सुबह से शाम तक गैर जरूरी मुद्दों को ही प्रसारित करती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज में क्या हो रहा है। रोजमेरी और अन्य नारीवादी विचारक मानती हैं कि महिलाओं को शोषण को केवल एक धरातल पर ही नहीं समझा जा सकता, बल्कि वैचारिक, राजनीति, औद्योगिकरण, कृषक संबंधों, धर्म, मिथकीय साहित्य आदि संदर्भों के साथ महिला शोषण और लैंगिक असमानता की गहनता को समझा जा सकता है। और इन सब आधारों पर ही पुरुष स्वयं को श्रेष्ठ और महिला को अधीनस्थ इकाई के रूप में स्थापित करता आया है। भारत के निर्वाचन आयोग की एक रिपोर्ट जो अक्टूबर 2021 की स्थिति को दर्शाती है, उसके अनुसार महिलाएं संसद के सभी सदस्यों के मात्र 10.5% प्रतिनिधित्व करती हैं, और यही भी एक वजह है कि राजनीति में महिलाओं की आवाज़ सदा हाशिए पर रहती है। महिलाओं को मात्र यौन इच्छाओं की पूर्ति का साधन मानकर उन पर अपना स्वामित्व स्थापित करना संवैधानिक और नैतिक दृष्टि से कहाँ तक युक्तिसंगत है। यह सवाल उठता है कि संविधान में लिखा है कि कानून की नज़र में सभी समान हैं, जबकि यथार्थ में ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं को बहुत पहले ही कम किया जा सकता था, जबकि इसमें तो निरंतर वृद्धि ही हो रही है। अब नारीवादी डूशला कार्नेल के अनुसार कानून कभी प्राकृतिक नहीं होता है। लैंगिक विभाजन की दृष्टि से कानून पुरुषवादी है। सिर्फ सामाजिक या राजनीतिक मंचों से महिला सुरक्षा के नारे लगाना या संविधान में संशोधन करके उन्हें संपत्ति के अधिकार दे देना ही महिला सशक्तिकरण को मूर्त रूप नहीं दे सकता। इसके लिए समाज, राज्य, प्रशासन, शिक्षण संस्थानों और स्वयं महिलाओं का ठोस कदम उठाने होंगे। जब तक पुरुषों को तार्किक और स्वतंत्र सार्वजनिक इकाई और महिलाओं को एक भावनात्मक और आश्रित निजी इकाई के रूप में देखा जाता रहेगा, इस दिशा में सुधार होना मुश्किल है। तो इसके संदर्भ में कुछ सवाल उठाए गए हैं इस आर्टिकल में, और महिलाओं के आत्मसम्मान से जुड़े कुछ अनसुलझे किस्सों को इसमें बताया गया है। अब आता है बेलगाम अपराधी के संदर्भ में। यह भी राजस्थान में एक बच्ची की हत्या के संदर्भ में यह आर्टिकल आया हुआ है कि क्या वहाँ की स्थिति रही, उसके बारे में देखते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा की एक बच्ची की हत्या घटना ने यह साबित किया है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, और ऐसा लगता है कि अपराधियों के भीतर प्रशासन का कोई भय नहीं रह गया। खबरों के मुताबिक कोटड़ी इलाके के नरसहीपुरा गांव में बकरी चराने खेतों की ओर गई बच्ची जब
तक घर नहीं लौटी तब उसके परिवार के लोगों ने उसे ढूंढना शुरू किया। खेतों में लकड़ी जलाकर कोयला बनाने वाली एक भट्टी में कुछ अवशेष मिलने और उसकी पहचान के बाद यह पता चला कि बच्चे की हत्या करके उसे जला दिया गया है। स्थानीय लोगों ने आशंका बलात्कार को ही भी जताई। जब मामले में तूल पकड़ लिया तब पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। लेकिन आखिर क्या कारण है कि राजस्थान के पिछले कुछ समय से बलात्कार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और सरकार के लिए उन पर रोक लगाना मानो मुश्किल हो गया है। सरकार और पुलिस के कामकाज का वह कौन सा तरीका है जो आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के भीतर कोई खौफ ही नहीं रह गया है, या इस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। राजस्थान पुलिस की हाल ही में एक रिपोर्ट कहती है कि 10 साल से कम आयु के बच्चों से बलात्कार की घटनाओं में करीब 3% का इजाफा हुआ है और वहीं छोटी बच्चियों में सामूहिक बलात्कार की वारदात से इस साल 13.64% की बढ़ोतरी हुई है। यानी खुद पुलिस को आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में मासूम बच्चियों के खिलाफ यौन हिंसा, दरिंदगी की घटनाएं बढ़ी हैं। बलात्कार के ज़्यादातर मामलों में मुख्य आरोपी पीड़ित के परिचित ही होते हैं, लेकिन इन घटनाओं को पुलिस को जहां सक्रिय होकर अपराधियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए, वहां शासन प्रशासन के भीतर एक विचित्र चुप्पी छाई दिखती है। क्या यही रवैया एक मुख्य कारण नहीं है जिसकी वजह से आपराधिक तत्वों को अपनी मनमानी करने को लेकर बेखौफ बनाता है? इस पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। फिर देश के दूसरे इलाकों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर आक्रामक रहने वाली पार्टियों को क्या राजस्थान में भी बढ़ते अपराधों और खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामले को लेकर संवेदनशील और ठोस रुख नहीं अपनाना चाहिए? इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि यौन हिंसा की बढ़ती घटनाएं जहां कानूनी व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार की नाकामी का नतीजा है, वहीं एक सवाल यह भी है कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के मामले में बिगड़ती तस्वीर को लेकर कानूनी सख्ती के साथ साथ क्या इससे जुड़ी अन्य जटिलताओं पर भी विचार किया जाता है। कुछ लोगों के भीतर कुछ ऐसी कुंठा या मानसिक विकृति पालते रहते हैं जिसका शिकार होकर भी मासूमों तक की हत्या या उनके खिलाफ यौन हिंसा करने से ही नहीं चटकाते। पेशेवर अपराधियों से निपटना पुलिस की कामकाज की शैली और ईमानदारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है और इसके समानांतर बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में भी अगर वैसे लोग भी शामिल पाए जाने लगे हैं जो आदतन अपराधी नहीं है, तो यह किसी भी समाज या सरकार के लिए चिंतित होने की बात है। सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी कानून व्यवस्था और उसका प्रभाव कायम करना होना चाहिए ताकि अपराध की मंशा रखने वालों के भीतर खौफ पैदा हो और साथ ही अपराधों की जड़ पर भी प्रहार करने की जरूरत है। तो इसके संदर्भ में यह आर्टिकल है। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है देशी बनाम विदेशी के संदर्भ में, जिसमें सरकार के द्वारा स्वदेशी तकनीक के विकास और व्यापार घाटा की दिशा में गंभीरता से प्रयास कर रही है और इसी क्रम में उसने विदेशी लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटरों की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके संदर्भ में इस पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। माना जा रहा है कि इससे भारत में बनने वाले इन उपकरणों की बिक्री बढ़ जाएगी और इससे आयात पर प्रतिबंध संबंधी इस घोषणा के बाद कुछ स्वदेशी कंपनियों के शेयरों में उछाल भी देखा गया। हालांकि यह सरकार का अचानक लिया या कोई भी बिल्कुल नया फैसला नहीं है और इसके पहले सैकड़ों ऐसे विदेशी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है और उसमें रक्षा उपकरणों से संबंधित कई चीज़ें भी शामिल हैं। खबरों के मुताबिक लैपटॉप, टैबलेट आदि उपकरणों की आयात के लिए लाइसेंस को जरूरी किए जाने के बाद कंपनियों के आवेदन के लिए अधिक वक्त दिया जा सकता है और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पहले से पारगमन में मौजूद खेप को मांगने के से में कंपनियों को किस तरह की असुविधा न हो। दरअसल इस भूमंडलीकरण के ज़माने में जब सारी दुनिया एक बाजार में तब्दील हो गई है तो लोगों को यह आज़ादी मिली है कि वे अपनी पसंद की अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं कहीं से भी खरीद सकते हैं। इस तरह विदेशी वस्तुओं का चुनाव लोगों को आदतन में शामिल हो गया है। इसका असर देश में बनने वाली वस्तुओं पर पड़ता है। स्वाभाविक है, घरेलू बाजार में जगह न मिल पाने के कारण स्वदेशी कंपनियां अपने उत्पाद की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार करने में सक्षम नहीं हो पाती हैं और ऐसे में लोगों की आदतें सुधारने की दृष्टि से भी ऐसे प्रतिबंध कई बार जरूरी होते हैं। विदेशी कंप्यूटरों, लैपटॉप आदि पर प्रतिबंध के पीछे सुरक्षा कारण बताए गए हैं, जिनमें HSN कोड 8471 वाले 7 श्रेणी के कंप्यूटरों, लैपटॉप और टैबलेट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। HSN यानी हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड एक वर्गीकरण प्रणाली है जिसका उपयोग कराधान उद्देश्यों के लिए उत्पादों की पहचान करने के लिए किया जाता है।
इस कोड का उपयोग उन उपकरणों की पहचान करने के लिए किया जाता है जो डेटा प्रोसेसिंग कार्य करने के लिए तैयार किए गए हैं। इस तरह लोगों में निजी डेटा को सुरक्षित रखने के मकसद से यह कदम उठाया गया है। इन दिनों जिस तरह से लोगों के निजी आंकड़ों की चोरी और उन्हें दूसरे देशों की कंपनियों को बेचने की प्रवृत्ति बढ़ी है और उसमें दूसरे देशों में तैयार ऐसी प्रणाली पर नजर रखना कठिन काम साबित होता है। फिर चीन जैसे कुछ देश जासूसी के नए नए तरीके ईजाद करते देखे गए और उनमें से ऐसी प्रणाली भी खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए नए फैसले को कोरिया चीन से आयात होने वाली ऐसे उपकरणों की खेप पे कटौती की गई है। अब वही कंपनियां इन उपकरणों का कारोबार कर सकती हैं और भारत में भी इनका उत्पादन और संकलन करती हैं। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि इस फैसले से विश्व व्यापार नियमों का उल्लंघन होगा। सरकार यह इसलिए कर रही है कि उसका मकसद अपनी चहेती कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाना है, मगर सरकारें अपनी सुरक्षा कारणों से ऐसे फैसले ले सकती हैं। फिर लोगों को बाहर से ऐसी मशीनें मंगाने पर प्रतिबंध नहीं होगा और इसके लिए उन्हें आयात शुल्क भुगतान करना पड़ेगा। दरअसल बाहर की वस्तुओं पर रोक लगाने के पीछे सरकार का एक बड़ा मकसद यह भी है कि इस तरह का उसका व्यापार काफ़ी कम हो जाता है। इसके अंतर्गत निर्यात के मामले में भारत अपने लक्ष्य से काफ़ी पीछे चल रहा है और आयात में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, जिससे व्यापार घाटा चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। इस तरह आयात पर प्रतिबंध लगाकर सरकार बेशक व्यापार घाटा को कुछ कम कर सकती है और मगर बिना निर्यात बढ़ाए अर्थव्यवस्था को गति देना एक चुनौती भी इसके अंतर्गत साबित होगी। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।